हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम भारत के आधुनिक इतिहास में हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में हुआ था उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो कांग्रेस का दूसरा विभाजन पढ़ा, तो चलिए शुरू करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ। इसे ही हम भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। इसके तहत भारतीयों को जो है भारत में ही भारतीयों को शासन में भागीदारी दी जा रही थी। निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई। प्रत्यक्ष जनता द्वारा प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो प्रांतीय विधानमंडलों का आकार बढ़ा दिया गया था। भारत सरकार 1919 का मुख्य लक्ष्य जो है प्रांतों पर था। यानी प्रांतों में जो शासन प्रणाली है उस समय उस पर ही मुख्य फोकस था। प्रांतीय शासन प्रणाली में भारतीय प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रांतीय विधानमंडलों का आकार बढ़ा दिया गया। अधिकांश सदस्य निर्वाचित होकर जाएंगे, यह भी तय किया गया। और कौन जाएगा निर्वाचित होकर? भारतीय जाएंगे। लेकिन 1919 चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यानी प्रांतों में पूरी तरह से शासन का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया। यानी कुछ विषय गवर्नर के पास थे और कुछ विषय भारतीय निर्वाचित मंत्रियों के पास थे। जो महत्वपूर्ण विषय थे वह गवर्नर को दे दिए गए। इस तरह द्वैध शासन की प्रणाली लागू कर दी गई। यानी कुछ विषयों पर कानून बनाने का हक केवल गवर्नर जनरल को था। उस पर भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य कुछ नहीं कर सकते थे। जबकि कुछ विषयों पर कानून बनाने का हक निर्वाचित सदस्यों को, जो मंत्री बन गए थे, उनके पास ऐसे विषय थे जो बहुत कम महत्वपूर्ण थे। तो द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को पहली बार आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को निर्णय लेना होता था। और गवर्नर जनरल की अपनी एक मनोनीत सदस्यों की समूह को एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे। यहाँ पर मनोनीत का मतलब है गवर्नर जनरल के मनपसंद व्यक्ति। तो आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को करना था। और हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर को अपने मंत्रियों से करना था। दोनों पर प्रशासन पर जो है गवर्नर को ही करना था। तो आरक्षित विषयों में अधिक महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त, कानून व्यवस्था और अकाल में उस समय सिंचाई, कृषि विकास सब कुछ आ जाता था। एवं इसका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के जिम्मे रखा गया। यानी इस पर प्रशासन करने के लिए गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी कानून बनाते थे। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन जैसे कम महत्वपूर्ण विषयों को हस्तांतरित अनारक्षित विषयों में रखा गया और इसका प्रशासन गवर्नर और उसके मंत्रियों के जिम्मे रखा गया। यानी इसका प्रशासन गवर्नर को अपने मंत्रियों की सहायता से करना था। मंत्रियों का मतलब यहाँ पर जो है तात्पर्य है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से है। परिणाम स्वरूप शासन में भागीदारी निर्वाचित प्रतिनिधियों को दे दी गई। लेकिन सभी महत्वपूर्ण विषय भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं दिया गया। यानी सरकार अभी भी भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाई थी कि ये शासन संभाल लेंगे। इसलिए सभी महत्वपूर्ण विषय सरकार ने अपने पास रखे। सरकार अर्थात गवर्नर के पास रखे। प्रांतों में गवर्नर होता था, न कि गवर्नर जनरल। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, जैसा कि आज की राज्यसभा और लोकसभा है। लेकिन केंद्र में भी विधानमंडलों का गवर्नर जनरल पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। जैसा कि वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा द्विसदनीय आज भी हैं, लेकिन हमारी सरकार जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है, बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है उसे ही प्रधानमंत्री कहते हैं। तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में से
ही सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनता है। जबकि उस समय केंद्र के में द्विसदनीय व्यवस्था तो स्थापित की गई, लेकिन सरकार इन दो सदनों से मिलकर नहीं बनती थी। सरकार गवर्नर जनरल था, यानी सरकार इनके नियंत्रण में है ही नहीं। ये दोनों सदन बहस तो कर सकते थे, लेकिन सरकार इनके नियंत्रण में नहीं थी, क्योंकि सरकार इनसे कुछ मिलकर बनी ही नहीं है। सरकार गवर्नर जनरल की मुट्ठी में है। गवर्नर जनरल की इच्छा से ही सरकार है। तो अभी भी दो सदनों की स्थापना तो हो गई, लेकिन इन दोनों सदनों का अपने गवर्नर जनरल पर कोई नियंत्रण नहीं था। गवर्नर जनरल अभी भी मनमाना निर्णय लेता था, कोई भी कानून बना सकता था। यह अच्छी बात यह रही कि इन दोनों सदनों को पहली बार केंद्रीय विधानमंडलों को बजट पास करने का अधिकार दिया गया, यानी बजट को इनके समक्ष रखा जाता था और ये उस पर अपनी सहमत दे सकते थे। ये अपनी सहमत नहीं देते तो बजट पास नहीं होता था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा केवल मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। 1909 में 1919 नहीं 1909 में, यानी एक ऐसा चुनावी क्षेत्र जिसमें केवल मुस्लिम को वोट देगा। 1919 भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार सिखों और गैर ब्राह्मणों तक किया गया, यानी सिखों और गैर ब्राह्मणों यानी दलितों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दे दिए गए। यह अच्छी बात थी, इसमें बुराई नहीं थी कि भारतीय समाज के पिछड़े तबकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था। उनका प्रतिनिधित्व सुरक्षित किया जा रहा था कि वह अपने प्रतिनिधित्व को वोट देंगे। दलितों और सिखों के प्रतिनिधियों का विधानमंडल में पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ सरकार की इनका विकास करने की मंशा नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज को बांटना था। मुस्लिमों को तो बांट ही चुके थे। सरकार का मानना था कि हम जो समाज में जो पिछड़े हैं उनकी भी भारतीय समाज से बांट दिया जाए, उनको भी समाज से बांट दिया जाए, क्योंकि सरकार की शुरू से ही मंशा थी बांटो और राज करो। जब तक हम बढ़ते रहेंगे हमारे ऊपर कोई दूसरा राज करता रहेगा। तो सिखों और गैर ब्राह्मणों के पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। यह भी प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1919 में। यह भी प्रावधान किया गया कि यह अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष बाद भारत में भारतीय शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक वैधानिक आयोग भेजा जाएगा। प्रावधान 10 वर्ष बाद भेजने का था, लेकिन आपाधापी में 1927 में ही भारतीय शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक कमीशन आयोग की नियुक्ति की, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आयोग की ब्रिटिश संसद ने 1927 में गठित किया। भारत में साइमन कमीशन फरवरी या मार्च में 1928 में आया था। इसका उद्देश्य भारतीय शासन प्रणाली की जांच करना और जांच करके इसमें आगे क्या सुधार किया जाना चाहिए, इस संबंध में ब्रिटिश संसद को सुझाव देना था। साइमन कमीशन के सुझावों पर ही अगला भारत शासन अधिनियम 1935 में पारित हुआ, जिसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। भारत शासन अधिनियम के तहत 1920 में चुनाव कराए गए, प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। हालांकि कांग्रेस ने तो बहिष्कार किया चुनाव का, लेकिन राष्ट्रीय उदारवादियों ने चुनाव में भाग लिया और चुनकर विधानमंडलों में भी पहुंच गए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।